दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल राज हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं और मेरी पत्नी हनीमून मनाने उत्तराखंड आए थे। हम एक रिजॉर्ट में रुके थे जहाँ पर हर कपल के पास खुद का छोटा सा रो हाउस था। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपर वाली माले में आगे और पीछे दोनों तरफ बालकनी थी। आगे वाली बालकनी से देखने पर रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल दिखता और पीछे वाली बालकनी से देखो तो घना जंगल था। जंगल और रिजॉर्ट के बीच एक 7 से 8 फुट की दीवार थी। उस रात को मैं और मेरी वाइफ टीवी देखते हुए वाइन पी रहे थे। हम दूसरे फ्लोर पर थे। तो ऐसा समझो, एक तरफ स्विमिंग पूल वाली बालकनी, एक तरफ जंगल वाली बालकनी और बीच के रूम में हम टीवी देख रहे थे। कुछ देर में हमें एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये जंगल की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दूर जंगल में सीटी बजा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती गई, जैसे जो भी सीटी बजा रहा था वो पास आ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जैसे वो सीटी बजाने वाला ठीक हमारी बालकनी के सामने आ गया हो। लेकिन फिर सीटी की आवाज़ धीमी होने लगी, जैसे वो सीटी बजाने वाला अब काफ़ी दूर निकल गया हो। अब तक हम दोनों ने ये सीटी इतनी बार सुन ली थी कि उसकी धुन याद हो चुकी थी। हम दोनों ही वाइन पी रहे थे तो दोनों ही मौज मस्ती के मूड में थे। जब वो सीटी हमसे काफ़ी दूर हो गई तो मेरी वाइफ ने मजाक में वैसे ही सीटी बजा दी। हम दोनों ही हंसने लगे। लगभग 5 सेकंड के बाद जंगल से फिर से वही सीटी बजी और ऐसे जैसे कि सीटी बजाने वाला हमारी बालकनी के पास में ही हो। मैं और मेरी वाइफ हंसने लगे कि हम किसी दूसरे के साथ शरारत कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा माथा ठनका। ये सीटी की आवाज़ तो इतनी दूर से आ रही थी, फिर एकदम से इतनी पास कैसे? ये ऐसा था जैसे किसी ने 500 मीटर 5 सेकंड में कवर कर लिए। ऊपर से रात को इतने घने जंगल में कौन सीटी मारता फिर रहा है? मैंने अपनी वाइफ को चुप कराया, फिर धीरे से जंगल की तरफ वाली बालकनी में गया। जंगल में कुछ दूरी पर एक आग सी जल रही थी। पता नहीं ये मशाल थी या लालटेन, लेकिन आग पक्की थी। मैं घूरकर देखकर समझने की कोशिश करने लगा। इतने में हमारे पड़ोस का जो रो हाउस था उसमें से एक आदमी अपनी बालकनी में आया। उसने मुझसे धीरे से कहा, वापस अंदर जाओ, सारी लाइट बंद कर दो और कुछ देर बिल्कुल चुप रहना। मैंने ऐसा ही किया। हम दोनों कुछ समय बिल्कुल चुप रहे। हर थोड़ी देर में सीटी की आवाज़ अभी भी हो रही थी, हमारी बालकनी के बिल्कुल पास से। जैसे ये जो भी चीज़ है हमारे वापस से सीटी मारने का इंतज़ार कर रही है। लगभग आधे घंटे बाद सीटी की आवाज़ फिर से कम होने लगी, जैसे ये फिर से दूर जा रही हो। जब सीटी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई तब हमारे पड़ोस के रो हाउस वाला वही आदमी हमारे पास आया। उसने बताया कि ये जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो सीटी बजाकर अपने साथियों को ढूंढ रही होती हैं। उसने पूछा कि सीटी बजाई किसने थी। मैंने बताया कि मेरी वाइफ ने बजाई थी।
उसने जवाब दिया कि अच्छा हुआ आपकी वाइफ बालकनी में नहीं थी, वरना वो भूत उस पर लग जाता। वो आदमी कुछ और समय हमारे साथ रुका, फिर हमें समझाकर चला गया। जब तक हम उस रिजॉर्ट में रहे तब तक हर रात को सीटी की आवाज़ होती थी, पर हम उसके साथ मजाक नहीं करते थे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। एक बार दादाजी किसी की शादी में गए थे। शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद वो वापस घर आ रहे थे। रात हो चुकी थी। उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाते थे। तो दादाजी निकल पड़े घर की ओर। करीब 2-3 घंटे चलने के बाद वो बहुत थक गए थे और विश्राम की जगह ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक चलने के बाद रास्ते में एक गांव पड़ा। वो गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था। वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ था। हाँ, इक्का दुक्का श्वान के रोने की आवाज़ जरूर सुनाई दे रही थी। अब कहाँ विश्राम किया जाए, यही सोचकर दादाजी परेशान हो रहे थे कि तभी दूर एक जगह हल्की रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर दादाजी का चेहरा खिल उठा और वो उसी दिशा में चल दिए। जल्दी ही वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक छोटा सा कच्चा मकान था। दादाजी ने उस घर के सामने जाकर आवाज़ लगाई, कोई घर पर है क्या? पहली बार में कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने दोबारा से आवाज़ लगाई। इस बार घर के अंदर से एक औरत बाहर आई। उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। जी हाँ, बताइए क्या काम है? दादाजी ने राहत की सांस ली। मुझे रात भर विश्राम के लिए जगह मिल सकती है क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ और काफ़ी थक गया हूँ। रात भी काफ़ी हो गई है, मुझसे और चला नहीं जाएगा। अगर रात भर आराम की जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। वो औरत कुछ सोचने लगी, फिर उसने कहा, ठीक है, आप रुक सकते हैं। उस औरत ने हामी भर दी थी, पर दादाजी ने पूछा, क्या आपके यहाँ और कोई नहीं रहता है? और ये गांव भी एकदम सुनसान है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सब लोग आखिर कहाँ गए? औरत मौन रही। फिर उसने अपना गला साफ किया और बोली, मेरे मर्द तो काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हैं, और गांव इसलिए सुनसान है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो सब लोग सो चुके हैं। फिर उस औरत ने अंदर आने का आग्रह किया। उसके घर के बगल में ही मेहमानों के लिए अलग से एक कमरा बना हुआ था, जो छोटा सा तो था पर रात बिताने के लिए काफ़ी था। दादाजी उस कमरे में आराम के लिए चले गए। उन्होंने अपना खाना खुद बनाया। वो अक्सर अपने साथ खाना बनाने का थोड़ा सा कच्चा अनाज लेकर चलते थे। जब खाना बन गया तो उन्होंने आवाज़ लगाई, माँ, अगर घर में नींबू हो तो दे सकती हो क्या? वो औरत को माँ ही बुलाते थे। उधर से आवाज़ आई, क्यों नहीं, अभी देती हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार करें। दादाजी के कमरे के सामने ही नींबू का पेड़ था। अचानक से दादाजी की नज़र खिड़की के बाहर गई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने जो नज़ारा देखा था, अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो शायद वहीं हार्ट अटैक से मर जाता। उस औरत ने अपने कमरे से ही हाथ बढ़ाना शुरू किया। उसका हाथ लंबा ही होता जा रहा था और उसने कमरे के अंदर से बैठे बैठे ही वो नींबू तोड़ लिया और वापस उसका हाथ छोटा होने लगा। दादाजी ये नज़ारा देखकर समझ गए कि वो गलत जगह आ गए हैं। हे प्रभु, ये क्या है? लगता है मैंने इस घर में
शरण लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और वहाँ से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। वो रात भर चलते रहे और सुबह वो एक दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। दादाजी को इतनी जल्दी जल्दी चलता देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? दादाजी ने रात को बीती उस घटना के बारे में उन्हें बताया तो वो लोग भी चौंक गए। उन्होंने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जिस गांव की बात कर रहे हैं उस गांव में 1 महीना पहले एक भयानक संक्रामक बीमारी फैली थी जिससे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, जिसमें गांव के सारे लोग मारे गए। फिर आपको कोई औरत कैसे जिंदा मिल सकती है? हमारे ख्याल से आप एक बड़े खतरे से बचकर आए हैं। शायद भगवान ने आपकी रक्षा की है। दादाजी भी अब समझ चुके थे कि वो किससे मिलकर आए हैं और उस रात के बारे में सोचकर ही उनके शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ।